92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी सिलवटें। सुबह के कोई 5:30 बज रहे थे जब बागडोगरा एयरपोर्ट के इकलौते रनवे पे मेरा प्लेन उतरा। यूं तो मुझे रात 11 बजे ही बागडोगरा पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन खराब मौसम की वजह से पहले तो दिल्ली से फ्लाइट देर से उड़ी और फिर यहां भी काफी देर हवा में चक्कर लगाना पड़ गया। आसमान बादलों से घिरा था और बारिश की बूंदें मेरा पीछा करते करते दिल्ली से बागडोगरा चली आई थीं। प्लेन से बाहर झांक के देखा तो एयरपोर्ट खामोशी का सर्द लिहाफ ओढ़े हुए सोया मिला। छोटा सा एयरपोर्ट है यहाँ का, वो भी मुख्य शहर से 25 किलोमीटर दूर। एक एक करके लोग सीट से उठकर बाहर जाने लगे। मैं भी उठी, लेकिन घबराहट की एक लहर सनसनाती हुई मेरे शरीर में समा गई। स्टेज पे जाने से पहले जैसे आर्टिस्ट अपने एक्ट की रिहर्सल करते हैं, मैंने भी उसी तरह आखिरी बार अपने डायलॉग्स की रिहर्सल की। उससे मिलने पे क्या बात करूंगी, उसके सवालों का कैसे जवाब दूंगी। सामान लेके प्लेन से बाहर निकली तो ठंड से हाथ पांव अकड़ गए। बागडोगरा में अक्टूबर नवंबर से सर्दियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन सितंबर में भी इतनी ठंड पड़ेगी मुझे इसका अनुमान नहीं था। मैंने कांपती उंगलियों से अपने दुपट्टे को कस के शरीर पे लपेट लिया, लेकिन हवाओं की चुभन जरा भी कम नहीं हुई। कानों में राजेंद्र के खत में लिखे हर्फ गूंज रहे थे। इला, बहुत दिन से तुम्हें लेटर लिखने की सोच रहा था। मुद्दत से नहीं मिलना चाहोगे एक बार? नीचे पता लिखा हुआ था गैंगटॉक का। 15 साल से जिस पते को जानने के लिए दर बदर भटक रही थी मैं, वो आज मिला था। वो भी इसलिए क्योंकि राजेंद्र, मेरे भूतपूर्व पति, बीमार है। एयरपोर्ट पे अफरा तफरी मची हुई थी। एक तो सुबह सुबह का वक्त, ऊपर से ऑटो और टैक्सी की हड़ताल। मेरे बगल में बैठी औरत ने मुझे अकेला समझकर लिफ्ट ऑफर की। मेरा भाई मुझे लेने आ रहा है, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकती हैं। नो, इट्स फाइन। मेरा कोई आ रहा है मुझे पिकअप करने। कहने को तो मैंने कह दिया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो मुझे लेने आ भी रहा है या नहीं। कह नहीं सकती कि उस वक्त कौन सी भावना मुझ पे हावी थी। थोड़ी खुशी, थोड़ा दुख, थोड़ी घबराहट, थोड़ी उम्मीद, थोड़ी आशंका। इन सब का कॉकटेल मेरे चेहरे पे कई कई रंग ला रहा था। घबराहट में मैं अपनी दाईं हथेली को बार बार भींचे जा रही थी और उसके अंदर से जले का एक निशान मेरे अतीत की गवाही दे रहा था। तभी दुबला पतला लंबा सा एक लड़का मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मेरा बेटा, मेरा मुदित, जो आज मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी सिलवटें। इस कहानी में अब तक आपने सुना, दिल्ली की रहने वाली इला एक खत में लिखे पते की तलाश में सिक्किम आ पहुंची है। बरसों से जिस बेटे से दूर थी, वो आज उसके सामने था, लेकिन एक अजनबी की तरह। क्या मां और बेटे के बीच की दूरी मिट पाएगी? सुनते हैं आगे। 15 साल 11 महीने और ठीक 24 दिन। न जाने कैसे जिंदा रही मैं इतने वक्त मुद्दत से दूर रह के। और आज जब वो मेरे सामने था तो न जाने क्यों हिम्मत ही नहीं हुई उसको गले लगाने की। 4 साल का था मुद्दत जब मैंने उसके पिता का घर छोड़ा था, जब उसे मुझसे दूर कर दिया गया था। और आज जो ये युवक मेरे सामने खड़ा था, उसमें मेरे लिए प्यार तो दूर,
जान पहचान का भी भाव नहीं था। मैं उस अजनबी चेहरे में अपने 4 साल के बेटे को ढूंढ रही थी। अपनी उम्र से काफी बड़ा हो गया था वो। वही नीली आंखें, घुंघराले बाल, माथे पे दाईं ओर छोटा सा तिल, हूबहू अपने पिता की फोटोकॉपी। किस्मत ने मेरे साथ यहां भी अन्याय ही किया था। मेरा एक भी फीचर, मेरा एक भी गुण नहीं दिया था उसने मेरे बेटे को। मुद्दत का सामना करने की मैंने बहुत तैयारी की थी। सोचा था उसके गुस्से, उसके तानों, उसकी नाराजगी सब चुपचाप सह लूंगी। लेकिन उसकी चुप्पी सहने की तैयारी करके मैं नहीं आई थी। उसका चेहरा खाली स्लेट की तरह कोरा था। न गुस्सा, न नाराजगी, न मिलने की खुशी, न इतने साल बाद मिलने की कसक। सॉरी मैम, बारिश की वजह से आने में देर हो गई। कहीं कुछ चटक गया था उसके मुंह से मैम शब्द सुनकर। दिल भारी हो गया था। फिर भी मैंने खुद को संभाला। इतने सालों का गुस्सा है, जाते जाते ही जाएगा। बहुत बड़े हो गए हो। मैंने उसके सर पे हाथ फेरने की कोशिश की, लेकिन सामान उठाने के बहाने उसने अपना सर मेरे हाथ के नीचे से हटा लिया। घर में सब ठीक है? मैं जानती थी सब ठीक नहीं है, फिर भी पूछ लिया। जी। वो जानता था कि सब ठीक नहीं है, फिर भी उसने कहा। और तुम? जी। बस इसके बाद वो कुछ नहीं बोला। उसने मेरा बैग गाड़ी की डिक्की में डाला और गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैंने सड़क के टेढ़े मेढ़े घुमावों से हटा के गाड़ी के रियर व्यू मिरर में अपनी नजरें गड़ा दी, जिसमें मुद्दत का चेहरा दिख रहा था। बाहर अब भी बेतरह बारिश हो रही थी। मैंने खिड़की का शीशा थोड़ा गिरा दिया। गाड़ी की छत से टकराती बूंदों की आवाज के साथ ही सर्द हवा का एक झोंका भी जल्दी से गाड़ी में दाखिल हो गया। मैंने खिड़की फिर बंद कर दी। शीशे में कैद वो चेहरा अब भी बिल्कुल सूना था। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि उसके चेहरे का सूनापन कब गाड़ी के अंदर आके ठहर गया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी सिलवटें। इस कहानी में अब तक आपने सुना, दिल्ली की रहने वाली ईला बरसों बाद अपने बेटे से मिलती है। वो बेटा जिसे उसके पति ने उससे दूर कर दिया था। मां बेटे के बीच की इस दूरी को क्या पार कर पाएगी ईला? सुनते हैं आगे। टेढ़े मेढ़े रास्ते पे गाड़ी आगे बढ़ रही थी और मैं सालों पीछे जा रही थी। क्या हुआ अगर एक थप्पड़ लगा दिया तो? अरे पति है तेरा। बरामदे से अम्मा जी की आवाज अब भी आ रही थी। बरामदे में गेहूं सूखने के लिए रखे थे, जहां थोड़ी देर पहले तक मैं बैठी हुई गेहूं साफ कर रही थी। राजेंद्र मुझे वहां से क्यों खींच के लाए और क्यों थप्पड़ मार दिया, इसका ठीक ठीक अंदाजा मुझे आज तक नहीं है। शायद खाने में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया हो, या ऑफिस को जो शर्ट पहन के ले गए थे उसकी प्रेस जरा ढंग से न हुई हो। वजह कोई भी हो सकती थी, क्योंकि पत्नी पे हाथ उठाने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं थी इस घर में। अरे तेरे ससुर जी का तो जब तब मुझ पे हाथ उठ जाता था, अब इतनी सी बात पे रिसा के बैठ जाती तो संभल गया था परिवार, अम्मा जी कह रही थी। गेहूं साफ करने का काम अब उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था। ये पहली बार था, शायद इसीलिए इतना लिहाज भी किया था। लेकिन मैं जानती हूं कि ये राजेंद्र से एक बार हो गई गलती नहीं थी, उनका नेचर था। कैसे भूल सकती हूं मैं शादी की वो रात जब जूते छुपाने की रस्म में मेरी बहनों की चुहल से वो नाराज हो गए थे। रात भर ये नाटक ही चलता रहेगा या दुल्हन को विदा भी कराएंगे आप लोग? राजेंद्र इस कदर झटके से उठे कि मैं करीब करीब गिर ही गई और उनकी शेरवानी के दुपट्टे से बंधी मेरी चुनरी की गांठ खुल गई।
आज भी याद है मुझे माँ का स्याह पड़ गया चेहरा, जिसमें अपशगुन से ज्यादा बेटी के भविष्य का डर था। न जाने ये डर कब मेरे और राजेंद्र के रिश्ते का नाम बन गया। मेरे तौर तरीकों, मेरे हंसने बोलने, मेरी पसंद नापसंद, सबसे ऐतराज था राजेंद्र को। पर सबसे ज्यादा उनको मेरे पढ़े लिखे होने पे ऐतराज था, क्योंकि वो खुद बीए का एग्जाम पास नहीं कर पाए थे। अपनी डिग्री और पढ़ाई लिखाई की धौंस मेरे को मत दिखाना। एक दिन यूं ही कॉलेज का कोई किस्सा सुनाने लगी थी तो राजेंद्र भड़क गए थे। वैसे मैं अनपढ़ भी होती तो राजेंद्र कोई न कोई और कमी ढूंढ ही लेते मुझ में। हाँ, एक दुनिया थी मेरी, एक अस्तित्व था मेरा शादी के पहले, पर अपने घर की शांति के लिए मैंने वो अस्तित्व भुला दिया था। आर्किटेक्चर की डिग्री अलमारी में बंद कर दी थी, दोस्तों के घर का पता भुला दिया था, भूल गई थी कि मुझे डांस करने का शौक है। बस राजेंद्र को याद रखा और उस रिश्ते को याद रखा जो हम दोनों के बीच था। लेकिन राजेंद्र के ऐतराज कम नहीं हुए। शुरू में मार खाने पे यकीन नहीं होता था कि ये मैं ही हूं जो ये सब झेल रही हूं। कभी कभी लगता था कि एक सपना है, शायद टूट जाएगा, वरना वो भी मैं ही थी जो मायके में अपनी काम वाली को पति की मार ना सहने की नसीहतें दिया करती थी। दूसरों को नसीहतें देना आसान होता है, लेकिन जब खुद पे बीती तो समाज, परिवार, अपना घर, कितनी ही बेड़ियां जहन में कस गई थी, जैसे इन सब को बचाने की जिम्मेदारी मेरी थी, सिर्फ मेरी। और अब तो एक और जिम्मेदारी आ गई थी, मुदित की। अस्पताल में नर्स ने जब उसको मेरी बाहों में दिया तो डर के मारे मेरा तन मन कांप गया। क्या होगा अगर ये भी अपने पिता की तरह निकला तो? मां ने कहा था कि बच्चा होने के बाद राजेंद्र बदल जाएंगे, पर वो और भी बेलगाम हो गए। मुदित बड़ा हो रहा था और घर का माहौल ऐसा कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। आखिर क्या बदल डालूं मैं खुद में कि राजेंद्र बदल जाए? पूछ पूछ के थक चुकी थी उनसे। उस दिन सब्जी में मसाला जरा ज्यादा हो गया तो बच्चे के सामने ही राजेंद्र चीखने चिल्लाने लगे। गुस्से में उनकी बोली किसी गुंडे मवाली जैसी हो जाती थी। बच्चे के सामने प्लीज ऐसी लैंग्वेज मत इस्तेमाल कीजिए, क्या सीखेगा वो ऐसे? मैंने अपनी तरफ से बहुत आराम से कहा था। अब तू सिखाएगी मुझे कि कैसे बात करनी है? राजेंद्र ने कहा और हाथ में पकड़ा गरम चाय का कप मेरी ओर उछाल दिया। मुदित के हाथ मेरे आंचल पे कस गए और वो मेरी ओठ में छुप गया। हाँ, जब मेरे बेटे की बात आएगी तो मैं सिखाऊंगी। शादी के 5 साल में शायद पहली बार मैंने अपना आपा खोया था। मुझे तेवर दिखाती है? बहुत घमंड है तुझे अपनी पढ़ाई का। राजेंद्र के सर पे जैसे खून सवार हो गया था। वो दंदनाते हुए कमरे में गए और अलमारी से मेरे सारे सर्टिफिकेट निकाल के फर्श पे फेंक दिए और उनमें माचिस की तीली लगा दी। लकड़ी के फर्श पे मेरे सारे सर्टिफिकेट जल रहे थे और मैं स्तब्ध खड़ी थी। उस आग में सिर्फ मेरे सर्टिफिकेट नहीं जले थे, उस दिन मैं भी जली थी और शायद उसी आग में राजेंद्र और मेरा रिश्ता भी जल गया था। फिर न जाने क्या हुआ, मैंने जलती आग में हाथ डाल के अपने सर्टिफिकेट बाहर निकाल लिए और हाथों से ही उनको बुझाने लगी। हाथ जल गए थे मेरे, सर्टिफिकेट भी नहीं बचे थे, लेकिन अब खुद को बचाने का फैसला कर लिया था मैंने। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी सिलवटें। इस कहानी में अब तक आपने सुना, बरसों बाद बेटे से मिली ईला को अपना कड़वा अतीत याद आता है। क्या उसका बेटा मुदित कभी समझ पाएगा कि ईला के उसके पिता को छोड़ने की वजह क्या थी? सुनते हैं आगे। पूरे रास्ते मुदित चुप रहा, नाराज था ना मुझसे, बल्कि घर पहुंचने के बाद भी उसने कोई बात नहीं की,
यहां तक कि राजेंद्र से भी नहीं। मुझे भी राजेंद्र को देख के कुछ महसूस नहीं हुआ, न दुख, न खुशी, न अफसोस, कुछ नहीं। वो बीमार थे, बीमार और कमजोर। उनका दायां पैर पैरालाइज हो गया था, इसलिए ज्यादातर व्हीलचेयर पे ही बैठे रहते थे। मुझे देख के झेंपी हुई मुस्कान उनके चेहरे पे आई, हालांकि अपराध बोध जैसी कोई चीज उनकी आंखों में अब भी नहीं थी। तुम बैठो, मैं चाय बनवाता हूं, उन्होंने कहा और कमजोर आवाज में रसोइये को बुलाने लगे। रहने दीजिए, मैं बना लेती हूं, मैंने कहा और जवाब का इंतजार किए बिना रसोई में चली गई। चाय के साथ मैंने थोड़े पराठे भी बना लिए। अपने बेटे के लिए अपने हाथ से खाना बनाने का मौका दोबारा कहाँ मिलना था मुझे। मक्खन से सिके हुए मेथी के पराठे। मुझे नाश्ता लाते देख मुदित चौंक गया और पराठे देख के और भी ज्यादा। बचपन में घी वाले पराठे नहीं खाता था वो, उसके लिए मैं सिर्फ मक्खन में पराठे सेकती थी। लेकिन आज शायद उसे अपनी मां के हाथ का बना खाना ही नहीं खाना था। मुझे भूख नहीं है, आप जाइए, उसने कहा। मैंने पराठे की प्लेट मेज पे रख दी और वहीं कुर्सी पे बैठ गई। सामने दीवार पे अनंत अंतरिक्ष फैला हुआ था। कोने में ब्रश, कैनवस और पेंटिंग का सामान रखा हुआ था। पेंटिंग अच्छी कर लेते हो, मैंने कमरे में नजर घुमाते हुए कहा। मुदित ने मेरी तरफ व्यंग से देखा और बोला, आपको जरा भी गिल्ट नहीं है ना अपने किए का? मैं थोड़ी देर तक चुप ही रही। समझ नहीं आया कि क्या और कैसे कहूं। क्यों गिल्ट होना चाहिए था बेटा? एक गलत इंसान से शादी हो गई थी मेरी, गलत हुआ था, पर क्या इस गलती को पूरी उम्र ढोते रहती? मुझे दुख है मैं अपने बेटे को प्यार नहीं दे सकी और ये दुख जिंदगी भर रहेगा, पर क्या कोई गिल्ट इस दुख को कम कर सकता है? मुदित मेरी ओर देखता रह गया। अपने बेटे के सामने कमजोर न पड़ जाऊं इसलिए मैं वहां से लौट आई। तभी याद आया कि मेरा शॉल उसी के कमरे में रह गया है। शॉल लेने लौटी तो दरवाजे के पास ही ठिठक के खड़ी रह गई। अंदर मुदित पराठे खा रहा था और अपने आंसू पोंछता जा रहा था। राजेंद्र ने यूं ही अपना पता नहीं भेजा था मुझे। ये वही राजेंद्र तो थे जिन्होंने मुझको अपने बेटे की शक्ल देखने तक से तरसा देने की धमकी दी थी। तभी मुदित को लेके बिना बताए गैंगटॉक भाग आए थे ताकि मुझे कभी उसका पता न चले। इला, अब जो हो गया सो हो गया। मैं पुरानी बातें भूल के फिर से तुम्हारे साथ गृहस्थी शुरू करने को तैयार हूं। मुदित को भी मां की जरूरत है, तुम अपने घर वापस आ जाओ, राजेंद्र ने कहा। बरसों बाद एक बार फिर एक और फैसला लेना था मुझे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी सिलवटें। इस कहानी में अब तक आपने सुना, इला की लाख कोशिशों के बाद भी मुदित उसे अपना और अपने परिवार का दोषी मानता है। क्या बेटे के प्यार के लिए एक बार फिर इला को करना होगा अपने आत्मसम्मान से समझौता? सुनते हैं आगे। इतने साल बाद राजेंद्र से साथ रहने की बात सुन के मुझे हंसी आ गई। आज जब उन्हें मेरी जरूरत है तो मैं वापस आ जाऊं अपने घर? ये घर मेरा अपना था ही कब? मैंने राजेंद्र से कुछ नहीं कहा। उनसे नाराज होने या गुस्सा करने जितना रिश्ता भी अब नहीं था हमारे बीच। हमारे बीच कुछ बचा था तो वो था मुदित, जिसे इतने साल बाद पाके फिर खोने की हिम्मत नहीं थी मेरी। मुदित को नहीं पता है कि तुम घर छोड़ के क्यों गई थी, उसे बताने की जरूरत भी नहीं है। मैं उठने लगी तो राजेंद्र ने कहा, अब भी वही गुरूर, अब भी वही अकड़। उनके तेवर इतने साल बाद भी बदले नहीं थे। मेरी नजर मेरी दाईं हथेली के निशान पे टिक गई।
तुमसे रोज मिलने वाली इन चोटों के बारे में भी नहीं बताऊं? मैंने व्यंग से कहा और वापस मुड़ गई तो देखा सामने मुदित खड़ा था। ये सच है? उसने पूछा। उसने मेरी हथेली अपने हाथ में ले ली और जले के उस निशान को देखता रहा। मैं कोई जवाब दिए बिना लौट गई। रात काफी हो चुकी थी। दूध देने के लिए मुदित के कमरे में आई तो देखा वो सो चुका है। रजाई आज भी बचपन की ही तरह जमीन पे गिरी हुई थी। तकिया सर के बजाय बगल में पड़ा था। खिड़की से आ रही चांदनी मुदित के चेहरे पे बिखरी थी। मैंने रजाई उठा के उसे उड़ा दी। कितना अन्याय किया था मैंने इस मासूम पे। इस पल तक मुझे राजेंद्र को छोड़ने का अफसोस नहीं था, कोई अपराध बोध नहीं था। पर अब सब कुछ बदल गया था। क्या हो जाता अगर मैं राजेंद्र के अत्याचार सह ही जाती? कम से कम मेरे बेटे को तो इस तकलीफ से ना गुजरना पड़ता। अपने बेटे के चेहरे में मुझे मेरा जवाब मिल गया था। अपने आत्मसम्मान और बेटे की खुशी के बीच में मैंने सही चुनाव कर लिया था। तो क्या तय किया तुमने? अगले दिन नाश्ते की मेज पे राजेंद्र ने पूछा। खाते खाते मेरे हाथ रुक गए। मैंने मुदित की ओर देखा। वो बेबसी में अपनी दाईं हथेली को बार बार भींच रहा था, बिल्कुल मेरी तरह। मैंने कहा, अगर इसमें मुदित की खुशी है तो यही सही, और अगर इसमें मेरी खुशी ना हो तो? मुदित ने मेरी बात बीच में ही काट दी। आप ठीक कह रहे थे। आपको गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। आई नो कि आप मेरे लिए फैसला कर रहे हो। मुझे तो वैसे भी आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना है। आप चाहें तो मैं आपके साथ रह सकता हूं। मुदित ने कहा। मैं हैरानी से अपने बेटे को देखने लगी। एक ही दिन में कितना सयाना हो गया था वो। उसने मेरी हथेली पे अपना हाथ रख दिया और जले के उस निशान को सहलाने लगा। जिंदगी में पहली बार मैं महफूज महसूस कर रही थी, लेकिन आंखें फिर भी भर आई थीं। पर इस बार मैंने अपने आंसू रोके नहीं, उन्हें बह जाने दिया। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।